ये इवेंट आना चाहिए क्यों? एक वेडिंग से हम ये मानते हैं 2000 घरों में चूल्हा जलता है। और डेस्टिनेशन वेडिंग का सबसे बड़ा फायदा है गेस्ट में आपस में जुड़ाव होता है। ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? अभी ये इवेंट इंडस्ट्रीज इंडिया 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है और आने वाले समय में ये कब सेकंड हो जाएगी कहना मुश्किल है। तो मेरी तो सोच ये है कि हम इंडियन वेडिंग को बढ़ावा दें और ऐसा माहौल इंडिया में तैयार करें कि पूरे विश्व के लोग इंडिया में के वेडिंग करें। और अभी तो वेडिंग हो रही है धार्मिक स्थानों पर, तो विदाई के बाद लड़की के पिता, लड़की की मम्मी, पूरे घर वाले उसको गेट तक छोड़ने जाते हैं। गेट तक छोड़ने जाते हैं तो आजकल क्या होता है, रिसोर्ट में वेडिंग होती है ना, तो वो क्या बोलते हैं, बस इसको ऊपर ले जाओ, हो गया विदाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब आप अपनी बेटी को विदाई आधी कर रहे हैं तो वो लौट के आती है। वेडिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। सो वेलकम ऑन शो अजय जी। धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने जो सुना है कुछ पहले टेक्सटाइल का बिजनेस था, कुछ एंकरिंग करते थे और फिर अब ये पूरा वेडिंग शो रन करते हैं। सो ये जर्नी, ये उतार चढ़ाव जर्नी थोड़ा शेयर कीजिए ना आप। देखिए 2001 में मैं सूरत आया था और शुरुआत करी थी ग्रे मार्केट में, ग्रे की दलाली से। उसके बाद मेरे एक दोस्त मुकेश अग्रवाल ने मुझे पार्टनरशिप का ऑफर किया और पार्टनरशिप में मैंने कपड़े का काम चालू कर दिया। पर मेरा मन हमेशा उथल-पुथल में था कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। तो मैं समाज के फंक्शन में जाता था, वहाँ आगे फ्रंट पे होता था, मुझे बोलने का मौका मिलता, मैं माइक लेके बोलने लगता था। फिर कभी किसी दोस्त के फंक्शन में जाता था, वहाँ बोलने लगता था। मुझे बहुत मन था फ्रंट पे आने का। तो मुझे मेरा दोस्त मुकेश हमेशा बोलता था कि भाई तुम अजय, अगर तुम्हारा मन इन सब चीज़ों में, तुम इनमें जाओ, तुम कपड़ा मार्केट में क्यों? क्या बात है, पार्टनर ये कहता था? यस, यस। मतलब तुम इसके लिए बने नहीं हो, तुम कपड़ा मार्केट के लिए बने ही नहीं हो, तुम कुछ अलग करना चाहते हो, अलग करो। और शुरू से दिमाग में था कुछ अलग करना, अलग करना है। और गाँव में भी जब मैं रहता था, कटिहार से बिलॉन्ग करता हूँ मैं, बिहार से, तो वहाँ पर भी ये था कि भाई स्कूल का फंक्शन कौन करेगा? अजय करेगा। कॉलेज का फंक्शन कौन करेगा? अजय करेगा। तो अपने आप में कहने में आई एम लीडर, मैं लीडर हूँ। पर ये कहाँ मैं कपड़ा मार्केट में साड़ी बेच रहा हूँ, मेरा तो ये काम ही नहीं है। मतलब काम चलता लेकिन वो मन नहीं बैठता था। मन में अंदर से एक आग लगी हुई थी कि ये काम मेरा नहीं है, मेरा कुछ और, मैं कुछ और चीज़ के लिए बना हूँ। ये शुरू से दिमाग में सेट हो रहा था। फिर संजोग से अग्रवाल समाज का फंक्शन हुआ और मुझे मौका दिया गया मेन स्टेज पे एंकरिंग करने का। पहली बार एंकरिंग की, सबको खूब पसंद आई, सबने खूब तारीफ की। तो वहीं पर अमरीश जी आए हुए थे। अमरीश जी मुझे बोले कि अजय जी, हमारे दोस्त की बहन की सगाई का फंक्शन है, अश्वनी अग्रवाल हार्डवेयर, जानते भी होंगे, बटार पे दुकान है। ठीक है। तो बोले मैं उसमें उनको प्रोफेशनल एंकर चाहिए। मैंने कभी प्रोफेशनल एंकर की नहीं है, आप ट्राई करो, आप कर सकते हो। मैंने यार देखा, वो बोलते हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो। और ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने पहला एंकरिंग का प्रोग्राम किया और प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरे हाथ में 1100 रुपये आए ना, मेरे लिए वो 11 लाख के बराबर था। क्या बात है। इतनी खुशी उस 1100 रुपये जब मैं वाइफ को हाथ में दिया, बोला क्या बात, अब इतने रुपए लेके आते हो, कभी इतनी खुशी नहीं देखी। और मेरे लिए 11 लाख रुपए है। वो मन का काम था। दिन से मुझे वाइफ ने भी इंकरेज किया कि नहीं, जब आपका मन इस काम में, तो आप क्यों कपड़ा मार्केट में जा रहे हो? बोले ठीक है, लेकिन अभी घर चलाएंगे, पैसे तो चाहिए ना। तो मैंने हिम्मत करके पार्ट टाइम चालू किया कि कपड़े का काम भी करना है और रात को स्टेज शो वगैरह भी करने हैं। धीरे धीरे एंकरिंग चालू की। फिर हमारे एक मित्र हैं अनिल जी मंत्री, उसने बोला हमारे बच्चे का बर्थडे है, कोई डेकोरेटर मिल नहीं रहा है, आप बैलून का काम भी कर दोगे क्या? चलो ये भी करके देखते हैं। तो बैलून का काम किया। अब मुझे पता ही नहीं कि बैलून की मशीन भी आती है। मैंने बैलून फुलाने के लिए आदमी बुला लिए, बटा से लीवर पकड़ ली कि भाई बैलून फुलाओ। मुझे ये नहीं पता बैलून की मशीन भी आती है। अब लोगों के मुंह से बैलून फुला के लगा रहे, कर रहे हैं। उनको बहुत पसंद आया वो डेकोर, और जो भी लोग आए उन्हें बहुत तारीफ की। तो मुझे लगा अब ये कपड़े का बंद करके अपने तो फुल टाइम डेकोरेटर में आ जाते हैं। फिर बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, छोटे छोटे फंक्शन करने लग गए। फिर टाइम आया शादी का। तो हमारे भाई साहब में ओम जी सुनथालिया, उन्होंने बोला भाई कि तुम अग्रवाल अग्रसेन मोहन में अपना नाम लिखवा दो, डेकोरेटर में अच्छा काम वहाँ होता है। हम नाम लिखवा। तो इनिशियल सिर्फ डेकोरेटर की तरह शुरू किया। यस, पूरा डेकोरेटर के सबसे स्टार्ट किया, एंकरिंग, फिर बैलून डेकोर, फिर थोड़ा थोड़ा थीम डेकोर, संगीत संध्या, इसे स्टार्ट किया। और बाद में धीरे धीरे शादी का काम लिया। और शादी के काम में भी 100% आज की डेट में डेस्टिनेशन वेडिंग। मेरी कंपनी की टैगलाइन है सगाई से विदाई तक। तो हम सामने वाले क्लाइंट को ये फैसिलिटी देते हैं कि आप हमें सिर्फ बुक कर दो, आपका सारा टेंशन फ्री, आपका सारा काम हम देखेंगे। क्या बात है, सुपर सुपर। सो कहाँ से कहाँ जर्नी पहुंची है, कहाँ व्यापार करना। और जो मुझे आपका तरीका ना वो बहुत पसंद है, ऐसे कि एकदम नहीं कि वो एकदम वो कूद पड़ो,
एक पैर जमाया, फिर दूसरा पैर जमाया, तीसरा पैर जमाया. सो फ्रॉम एंकरिंग टू डेकोरेशन टू फुल इवेंट प्लानर से लेके अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, ये दिमाग में कहाँ आया? लोगों को लगता है इवेंट करने हैं, और आपका जब भी नाम सुनता हूँ मारवाड़ी वेडिंग गुरु, मतलब एक पूरे में से उतना नीश क्यों पकड़ा आपने? ये थॉट कहाँ से आया? और वही मुझे आपकी सबसे जो चीज है ना, जो इंटरव्यू करने के लिए कॉल की, सो वो कहाँ से आया? थैंक यू सो मच. सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने वेडिंग सबकी की, गुजराती समाज, पंजाबी समाज, सभी समाज की. तो मैंने ये देखा कि बाकी समाज, गुजराती समाज में वेडिंग के रिचुअल्स को बहुत महत्व देते हैं. वो लोग शादी दिन में करते हैं, वेडिंग में सारे गेस्ट बैठते हैं और हर रिचुअल्स को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं वो लोग. पंजाबी समाज लीजिए, सब अच्छे से करते हैं. जब मैंने मारवाड़ी वेडिंग में मैं जब किया ना, तो देखा मैंने मारवाड़ी वेडिंग रिचुअल सिर्फ नाम के लिए करते हैं. उनका फोकस सिर्फ दिखावे पे, संगीत फंक्शन ग्रांड करना है, आफ्टर पार्टी बच्चों को ग्रांड करनी है. अरे लेकिन जो आपकी शादी है, जिसका मेन महत्व है, फेरे हैं, उस पर फोकस ही नहीं है. फेरे कब होते हैं? रात को 12 बजे के बाद. उसमें भी आधे लोग आधे ने गिन के 4 लोग रहते हैं. तो मम्मी पापा रुकना है और रहते हैं, और वो फेरे की फॉर्मेलिटी होती है. आज जो अपने रिचुअल्स है, कोरत का फंक्शन क्या होता है, हल्दी की रस्म क्या होती है, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है. तो मुझे लगा इस मारवाड़ी समाज को एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो मारवाड़ी को बता सके कि वेडिंग में रिचुअल्स का क्या महत्व है. तो यह सोचकर मैंने एक बड़ा कदम उठाया, एक बुक लिखनी चालू करी, मारवाड़ी विवाह संस्कार. हाँ, वो मैं बुक लेके बैठा हूँ. ये तो बुक में साथ में लेके बैठा हूँ, उसमें बता सकूं. और आजकल क्या है, कई घरों में तो बड़े बुजुर्ग रहे नहीं है, और जहां है वो गांव में रहते हैं. वो शादी के 2 दिन पहले आते हैं. अब उनको पता ही नहीं बच्चों रिचुअल्स क्या होते हैं, कोरत क्या है, ढुकाव क्या है, वरमाला, उनको पता नहीं. उनको कल क्या पता है, संगीत संध्या आफ्टर पार्टी. ऐसा नहीं है. शादी का मतलब सिर्फ संगीत संध्या आफ्टर पार्टी नहीं है. 2 परिवारों का मिलन है, 2 आत्माओं का मिलन है, और यह सिर्फ और सिर्फ रिचुअल से ही संभव है. और दूसरा, बुक लिखने से, जो आपने बुक की बात बोली, बुक लिखने से फायदा क्या हो जाता है कि अब ये डॉक्यूमेंटेड है कि इसके अंदर हर एक वो रस्म क्या होगी. नहीं तो क्या होता है, जो बड़े बुजुर्ग ने जिस टाइम जो बोल दिया वैसे हो गया. एक शादी में कुछ और हो रहा है, दूसरे में कुछ और हो रहा है, और लॉजिक किसी को कुछ पता ही नहीं है. बुक के बारे में बताना चाहूंगा. जब मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया तो मैंने अलग अलग जगह से, बिहार, आसाम, बंगाल, सब जगह से किताबें मंगाई. किताबें इतनी मोटी मोटी कि मैं नहीं पढ़ पा रहा था. तो मैंने बोला इतनी मोटी किताब मैं भी लिखूंगा तो जो नई जनरेशन पढ़ेगी नहीं, फिर मतलब क्या हुआ. तो मैंने इसको सिर्फ 65 लेटर मतलब पेज में पूरा कंप्लीट किया, ताकि लोग इजी पढ़ सके. और जो जो किताबों में लिखा है वही सेम मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल रहा हूँ, ताकि लोग उसको इजी में समझ सके. तो वीडियो भी और साथ में बुक्स भी. सो इस बुक के बारे में बहुत बात हुई कि आपने बहुत बड़ी बड़ी बुकें देखी, मेरे से नहीं पढ़ी जाती है, उसके छोटे शहर में सब कुछ डाल दिया, आप इंस्टा भी दे रहे हैं. किसी को ये बुक लेनी हो तो कैसे मिले, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए. एकदम सिंपल है. बुक कहाँ मिलेगी? आपको ऑनलाइन पीडीएफ चाहिए तो मुझे मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए या मेरी टीम से कांटेक्ट कीजिए, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा. ऑफलाइन चाहिए, मेरी ऑफिस पर आइए और लेके जाइए. क्या बात है. सो मैं इसको और थोड़ा स्क्रीन कर दूं, आपके ऑफिस पे आ सकते हैं. और दूसरा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके बाद डीएम करें, क्योंकि फोन नंबर देना मैं नहीं समझता उचित है. सो इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप डीएम करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी. आपको लगता है आपको कॉपी चाहिए तो आप उसमें एड्रेस होंगे तो एड्रेस मिल जाएगा, और टीम मेंबर से कनेक्ट हो जाएंगे. बिल्कुल. सो एक जो दूसरा मैंने एक चीज समझा कि पहले अपना नाम था जेबीएम इवेंट्स, उससे हम हो जो द वेडिंग तड़का. सो ये जर्नी नाम चेंज करने का क्यों, किस लिए, क्या? देखिए क्या होता है, जब स्टार्टिंग में मैंने काम किया था तो हम तो भगवान के भगत थे. हमने लिख दिया जय बालाजी इवेंट मैनेजमेंट. फिर थोड़ी टीम बड़ी बनी तो टीम ने बोला सर बहुत लंबा नाम छोटा करिए, तो मैंने कह दिया जेबीएम. ओके, जय बालाजी मैनेजमेंट, उसका जेबीएम. मैं 2010 में फेमस हुआ जेबीएम के नाम से. जब 2017 में टीम और बड़ी हो गई, यूथ जुड़ गए, लड़कियां जुड़ गई और बड़ी टीम हो गई, तो मेरे साथ जेबीएम नाम बहुत और लगता, कुछ और नाम रखते. और बच्चों तुम्हारी इच्छा है, तुमने चलानी है. और मेरी हमेशा सोचे कि काम टीम करती. तो हमने टीम को सपोर्ट किया. टीम में नाम निकला द वेडिंग तड़का. तो 2017 से 2020 तक नाम रहा द वेडिंग तड़का. अब लोग कंफ्यूज कि वेडिंग तड़का कंपनी आपकी है कि जेबीएम आपकी है. मैं बोला टीम को भाई बहुत कंफ्यूज, मुझे कंफ्यूज हो गया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया किसको क्या कंपनी नाम बताऊं. तब 2020 में हमने मर्ज कर दिया द वेडिंग तड़का बाय जेबीएम. मेरे तो अभी नाम सेव है अजय अग्रवाल जेबीएम, वही सेव्ड है. आज भी कईयों के मोबाइल में इसमें नाम के बाद सिर्फ जेबीएम लिखा था, अजय अग्रवाल जेबीएम. ठीक. सो ये इवेंट प्लानर क्यों चाहिए? हम मारवाड़ी जो टिपिकल मैंने जो बचपन से देखा है, घर के सब इकट्ठे हो जाए, सब मिल माल के कर लेंगे, ये इवेंट प्लानर चाहिए क्यों? उस शादी का तो महत्व अलग था.
मेरी खुद की शादी में कोई इवेंट प्लानर नहीं था। वो समय था, वो दौर था, चाचा जी आते थे, मामा जी आते थे, फूफा जी आते थे, कोई किचन में लगा हुआ है, कोई दो मेहमानों को लाने में लगा हुआ है, वो मजा ही लगता। पर किसी के पास अब समय नहीं है। इस भाग दौड़ के जीवन में जो सगे भाई हैं वो एक दिन पहले आते हैं, पावरफुल। और समय के महत्व को देखते हुए बाद में चालू हुआ टेंट वाला, लाइट वाला, महाराज, कैटरिंग चालू हुआ। फिर अब सबको लगा नहीं कोई एक बंदा ऐसा हो जो सारों को मैनेज कर ले, फूल वाले को, टेंट वाले को, लाइट वाले को, साउंड वाले को कौन मैनेज करेगा, और क्लाइंट किसको अलग अलग फोन करेगा। तो रिक्वायरमेंट आई इवेंट वाले की। जैसे हम अपने घर का मकान बनाते हैं तो पहले हम सीमेंट लाते थे, रेती लाते थे, ईंट लाते थे, फर्नीचर लाते थे। अब क्या हुआ, हमने एक आर्किटेक्ट को रख लिया। हाँ, वो टर्नकी प्रोजेक्ट दे। ये आपको वेडिंग का आर्किटेक्ट है। सुपर। हाँ, और मुझे आपका ये जो लॉजिक बहुत समझा। मुझे ही पता है कि पहले हम जब कजिन्स है, चाचा है, सब इकट्ठे 5-5, 7-7, 10 दिन पहले हो जाते हैं। आजकल तो सुबह है, शाम को सबको रवाना हो या दूसरे दिन रवाना होना है, समय ही नहीं है। सुपर, गॉट इट। सो ये सारी बातें चलती है। तब मेरे लिए करियर शुरू, तो मेरे को एक सवाल हमेशा मैं सबसे पूछता हूँ, इसमें पढ़ाई, मतलब किसी को ये इवेंट प्लानर बनना है, इवेंट मैनेजर बनना है, उस पढ़ाई का कितना क्या महत्व है? देखिए, महत्व तो बहुत है। जब मैंने चालू किया था तो इसकी पढ़ाई नहीं थी। हमने तो बीएससी करके इस लाइन में आए हैं, और हमने सीखा है, कर करके सीखा है। पर आज की स्थिति में इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, एमडीआरटी, एनईएमडी है, आईडीटी है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। और अब तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी पढ़ाई चालू हो गई है, बीबीए, एमबीए करवाया जा रहा है। और मैं मेरे खुद के बच्चों को बोलता हूँ कि अगर तुमको इवेंट लाइन में आना है तो आप पढ़ के सीख के आओ, तो आपका महत्व है। कि अब वो दौर आ गया है, अब क्रिएटिविटी का जमाना है, अब कंपटीशन का जमाना है। तो आपको, अगर आप सीख के आओगे, आप पढ़ के आओगे, तो आप खड़े रह पाओगे। सुपर। सो मतलब किसी को भी अगर इवेंट मैनेजमेंट में जाना है तो वो ऑन द कोड पढ़ के गिर के सीखोगे, वो तो है जैसे आप सीखे हैं। लेकिन अगर वो किसी कॉलेज से या कहीं से प्रॉपर सीख के आता है तो उसके लिए चीजें सीखना स्पीड हो जाएगी। अगर उनको थ्योरेटिकल पूरा ज्ञान होगा ना, तो प्रैक्टिकल अनुभव करना इजी होगा। उनको पता नहीं है इसका लाइट का नाम क्या है, इसको एलईडी बोलते हैं कि हेलोजन बोलते हैं कि पार्लेट बोलते हैं, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। वो हमेशा प्रैक्टिकल करता रह जाएगा। तो मैं चाहता हूँ वो थ्योरी सीख के रहा है तो प्रैक्टिकल इजी हो जाएगा। सुपर, ग्रेट। सो ये हमेशा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आजकल ये बहुत वो पंगा चलता है, पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, वो तो सीख लेंगे, प्रैक्टिकल सीख लेंगे, इसलिए बहुत 100% पढ़ के ही आना चाहिए, और जो पढ़ के आएगा वही सक्सेस होगा। ठीक है। एक जो आपने स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन फिर भी मैं एक मतलब बोला जो भी व्यूअर्स है उनके पॉइंट से पूछना चाह रहा हूँ, ये डेकोरेटर होते हैं, डिजाइनर होते हैं और प्लानर होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, जो डेकोरेटर्स होते हैं ना, उनका फोकस सिर्फ डेकोर पे होता है। डिजाइनर का फोकस सिर्फ डिजाइन पे होता है। पर प्लानर का मतलब है एवरीथिंग। सगाई से विदाई तक का मतलब क्या होता है, आपके गेस्ट कैसे पहुंचेंगे रिसोर्ट पे पहुंचने उनका वेलकम कैसे होगा, संगीत में डांस कैसे होगा, साउंड वाला कौन होगा, एंकर कौन होगा, आर्टिस्ट कौन होगा, विदाई में हम क्या देंगे गिव अवेज में। तो कंप्लीट प्लानिंग के लिए इवेंट प्लानर चाहिए। तो एक व्यक्ति है जो पूरा सबको मैनेज कर रहा है, वो हो गया। एक इवेंट प्लानर के अंदर में डेकोरेटर और डिजाइन दोनों हो सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, डेकोरेट डिजाइन और जो जितना भी इवेंट में होने, सब कुछ आ गया। ठीक है, गॉट। अब आपने जैसे कहा पंजाबी, सिंधी, मारवाड़ी सब आपने बहुत सारे उसके बारे में आपने शेयर तो किया, बट इन स्पेसिफिक बीइंग अ मारवाड़ी वेडिंग गुरु, मारवाड़ी शादी में क्या स्पेशल होता है, क्या अलग होता है? मारवाड़ी लोग खर्चा खूब करते हैं, पर खर्चा करके भी वो खर्च का मजा नहीं ले पाते हैं। वो इतने टेंशन में रहते हैं, वो मेहमान आ गया, जिया जी को गाड़ी नहीं मिली तो, फूफा जी पैदल आ गए तो, उनको हमेशा टेंशन रहता है कि शादी में कौन गुस्सा हो जाए, कौन नाराज हो जाएगा। और ये एक्चुअली होता भी है। इसीलिए आज सारा काम इवेंट प्लानर को दिया गया है, ताकि हर जगह पर गाड़ी टाइम पे पहुंच जाए। एयरपोर्ट पर फूफा जी उतरे तो गाड़ी पहले से खड़ी है, तो वो टेंशन उनकी खत्म हो। इसीलिए हमने प्लान किया है कि मारवाड़ी वेडिंग में मारवाड़ी को ज्यादा रिलैक्स हो सके, वो एंजॉय कर सके। बराबर। आप भी यहाँ पे फूफा जी को बीच में ले ही आए। भाई शादी की बात हो और फूफा जी नहीं आए, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, ओके। सो एक बहुत बड़ा सवाल, मारवाड़ी आते हैं, हम बोलते बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन मारवाड़ी आते हैं दिमाग में एक शब्द आता है, कंजूसी। सो एक आपके एक्सपीरियंस में इस कंजूसी के लेके शादी के टाइम पे मारवाड़ी का क्या माइंडसेट रहता है? नहीं, मैं इसको बिल्कुल कंजूस नहीं बोलूंगा, मैं तो इसको बोलूंगा मितव्ययता। क्योंकि क्या होता है ना, मारवाड़ी वहां खर्च करता है जहां उसको जरूरत लगती है। पर अब तो बच्चों का जमाना आ गया है, और अब सारे मारवाड़ी जिनके बच्चे की शादी हो रही है ना, अब उन्होंने हाथ खुला छोड़ दिया।
क्योंकि क्या हो गया है, अब जमाना आ गया पिंटरेस्ट का, जमाना आ गया इंस्टाग्राम का, तो बच्चों को सब कुछ उस लेवल पे चाहिए, तो वो अब हाथ को खुला छोड़ने पड़ेगा। और रही बात कंजूसी की, तो देखिए एक मारवाड़ी, मैं भी मारवाड़ी हूँ, मेरी सोच ये है कि जहां जरूरत हो वहां खर्च करो, और जहां जरूरत नहीं वहां अपने हाथ को भींच लो। क्या बात है, बहुत जोरदार, बहुत बहुत पावरफुल। और मतलब मैं जो समझ रहा हूँ, कंजूसी कंजूसी मारवाड़ी करता नहीं है, खुल के खर्च करता है। लेकिन इसका अलग एंगल एक पूछता हूँ। मतलब हम जो मितव्ययी करते हैं, हम जो खर्च बचाते हैं ना, तो अदर लोगों को वो कंजूसी लगता है। तो वो हाँ, तो हमारी सोच ये है कि जहां जरूरत हो आप वहाँ दिल खोल के खर्चा करें, और जहां जरूरत नहीं हो वहां पर खर्चा ना करें। तो इसका एक उल्टा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, बीइंग अ वेडिंग प्लानर, जो मेरे लिए भी अच्छा जानने को मिलेगा कि शादी करनी है जिसमें वो मितव्ययी करना नहीं करना वो सब अपनी जगह पे, सो कहाँ कहाँ कंजूसी कर सकते हैं। वो कंजूसी शब्द शायद गलत है, बट कहाँ कहाँ उसको, हाँ कि हाँ हाँ। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आजकल दिखावे का इतना जमाना आ गया है। मैं एक वेडिंग में गया लास्ट टाइम, तो मैंने वहां देखा इतने बड़े आर्टिस्ट को बुला लिया गया कि लोगों का ध्यान ग्रूम ब्राइड पे है ही नहीं। दूल्हा दुल्हन जहाँ फोटो खिंचा रहे हैं वहां 4 लोग हैं, और जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है वहां 400 लोग। फोकस ही उस पे हो गया। ऐसा मत करिए, आप अपने बच्चों को महत्व दीजिए। आप आर्टिस्ट बुलाइए, पर उस तरह बुलाइए कि आपका फंक्शन के पहले या फंक्शन के बाद, या अलग से आप प्रोग्राम रखिए, पर आप उस फंक्शन में अपने बच्चों को तो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो और आप आर्टिस्ट को महत्व दे रहे हैं। तो मैं किसी के एकदम अगेंस्ट में हूँ कि आप आर्टिस्ट बुलाइए, और इतने बड़े आर्टिस्ट में बुलाइए कि सारा जो दर्शक भी वो सब वही शिफ्ट हो जाए। तो वहां पर खर्चा बचाना चाहिए ऐसी जगहों पर। सो उसमें और मैं थोड़ा पूछूंगा, लेकिन इसमें एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है, मतलब ये होता है जो जो एक्सपीरियंस काम करता है। मुझे सजा वाला था, अरे आर्टिस्ट तो बुलाएंगे उस टाइम बुलाएंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है, नहीं तो जो हीरो हीरोइन बनने थे वो तो साइड हो गए और कोई और ही पूरी महफिल लूट के ले जा रहा है। जिनकी शादी है वो उस दिन के राजा और रानी हैं, तो उनको उनका मत मिलना चाहिए, उनका मत तो कम नहीं होना चाहिए, मेरी ये सोच है। और आप आर्टिस्ट बुलाइए, पर आर्टिस्ट को इतना मत दीजिए कि दूल्हा दुल्हन को देखे नहीं। सो एक तो आर्टिस्ट हो गया, और कहाँ कंजूसी की जा सकती है? देखिए अभी तो बच्चों का पूरा पीरियड चल रहा है, और आज के जो युग के बच्चे हैं वो कहीं सुनने वाले नहीं हैं, उनको सब जगह अपनी मनमानी करनी है। फिर भी बहुत जगह ऐसी है जहां पर आजकल कहीं पर देखता हूं मैं, लोग शादी के पहले भी चाचा फंक्शन करते हैं, कि प्री वेडिंग के नाम पर फंक्शन करते हैं, या अलग अलग लोग फंक्शन करते हैं। उनको रोका जा सकता है। जो हमारे समाज के फंक्शन है, एक मायरा, संगीत, हल्दी और वेडिंग, 4 फंक्शन अपने होते हैं। इन चारों को आप अच्छे तरीके से करें, इसमें अपना पूरा खर्च करें। पर आप जो अदर फंक्शन जो कर रहे हैं, मेहंदी का आप अलग फंक्शन कर रहे हैं, आफ्टर पार्टी आप अलग कर रहे हैं, बीच पार्टी आप अलग कर रहे हैं, पुल पार्टी आप अलग कर रहे हैं, बिफोर पार्टी अलग चल रही है, पार्टी अलग चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको थोड़ा रोका जा सकता है। सुपर। अगेन अगेन अ ग्रेट आइडिया फॉर द जो दर्शक व्यूअर्स है उनके लिए, कि आप खुल के खर्चे करो, आपके बच्चे जो चाहते हैं वो खर्च करो, लेकिन फंक्शन जो है जो अपने 4-5 जो महत्व के उसी के ऊपर करो, नहीं कि उसके अलावा उस 10 फंक्शन करके खर्चा बहुत बढ़ जाता है। सुपर, ग्रेट आइडिया। ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? अभी ये इवेंट इंडस्ट्रीज इंडिया 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है, और आने वाले समय में ये कब सेकंड हो जाएगी कहना मुश्किल है। और जिस स्केल से आगे बढ़ रही है और जिस हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। हो सकता है आने वाले समय में इवेंट की पूरी अलग से कॉलेज, अलग से यूनिवर्सिटी बनानी पड़े। एग्जैक्टली। और बहुत बड़ा बिजनेस। प्लस दूसरा एक ना अपने इंडियन वेडिंग सिस्टम मुझे क्या अच्छा लगता है कि एकदम जो छोटे से छोटा काम करने वाला उस तक पैसा पहुंचता है। ये ऐसी इंडस्ट्री ऐसे नहीं कि सिर्फ जैसे कोई बड़ी इंडस्ट्री जिसमें से पैसे वाले के पास पहुंच रहा है, हर एक के पास वो पैसे का रोटेशन बहुत पावरफुली। एक वेडिंग से हम ये मानते हैं 2000 घरों में चूल्हा जलता है। क्या बात, 2000 घरों में। आप एक लाइट को बुक करते हैं ना, तो लाइट उठाने के लिए जो 20 घर आते हैं ना, 20 लोग, वो 20 घर जलते हैं। आप एक बैंड को बुक करते हैं ना, बैंड में 50 लोग आते हैं, तो 50 घर। तो मैंने ये जो कैलकुलेशन किया ना, एक वेडिंग से 2000 घरों में चूल्हे जलते हैं सर। क्या बात है। और ये एंगल कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब, नहीं तो मुझे बैंड वाला एक हो गया, लाइट वाला, बैंड में 50 जने हैं, 20 जने हैं, लाइट 30 जने, उन सबके घर में पैसा जा रहा है ना। एक वेडिंग में 100 तो लेबर्स होते हैं। आज आप कैटरिंग वाले महाराज को बुक करते हो, 100 लोग महाराज के आते हैं, बहुत बड़े लोग। रिसोर्ट को बुक करते हो आप, उसमें 200 लोग होते हैं, सबके घर चूल्हे चलते हैं। एकदम अलग एंगल है। नहीं तो मैं तो यकीन था वेडिंग वाला ये वाला साथ जने। मैंने पूरा कैलकुलेट किया है। सुपर। ये होता है ना एक्सपीरियंस का फर्क। गुड। सोचा जी, ये मारवाड़ी जो होते हैं, एक तो ये खर्च कर रहे हैं, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अल्टीमेटली ये प्योर बिजनेसमैन है। तो इनका माइंडसेट क्या होता है? ये मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल उनका माइंडसेट क्या होता है?
देखिए, मेरी नज़र में मारवाड़ी बिजनेसमैन, मैं उसी को सक्सेस मानता हूँ जो बिजनेस के साथ साथ में सेवा से भी जुड़ा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन उदाहरण हैं। हम बात करते हैं लक्ष्मीपति संजय जी की। आज इतना समय उन्होंने स्कूल में दे रहे हैं, इतना समय अग्रसेन भवन में दिया। हम बात करें लक्ष्मी जी विनोद जी अग्रवाल की, उन्होंने शांतम बनाया इतना शानदार। तो मेरी नज़र में एक्चुअल एंटरप्रेन्योर वही है बिजनेस में मारवाड़ी में, जो बिजनेस के साथ साथ में अपना समय सेवा में भी देवे। क्योंकि हमारे लिए पैसा कमाना और पैसे को सही जगह खर्च करना, क्योंकि हमारी ये कर्म भूमि है। जन्मभूमि हमारी राजस्थान है, हम राजस्थान से यहाँ आए हैं और ये हमारी कर्म भूमि है। तो हम कर्म भूमि में पैसे कमाने के साथ साथ अपने कर्म से इस भूमि से पुण्य कमाए। एनी कमेंट अबाउट दो बड़ी शादियां अभी इन दिनों गई है और शादी की बात चल रही, तो एक अंबानी वेडिंग 5,000 7,000 10,000 करोड़ और एक अदानी वेडिंग, इसके ऊपर कोई कमेंट? देखिए, ये तो अपने अपना सोच का और अपनी अपनी इच्छाओं का बात है, पर मेरा ये कहना है कि जो अडानी ने किया बहुत बढ़िया था। उसी में अपने फंक्शन पे खर्च किया। और आप प्री वेडिंग के नाम पर, प्री वेडिंग फंक्शन के नाम पर जो भी खर्च कर रहे हो ना, वो आप अपने पैसे का दिखावा कर रहे हैं। तो मेरी ये सोच ये मारवाड़ी समाज से, मैं अंबानी अडानी को बोलने नहीं जाऊंगा, भाई उनकी इच्छा, वो पैसे खर्च करें। मैं मेरे समाज के लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप खर्च करें जो चीज जरूरत है, जो आपका फंक्शन है। आज मायरे का फंक्शन है, आप बहुत ग्रांड लेवल पे करिए। संगीत का है, बहुत बढ़िया रूप में कीजिए। हल्दी को अच्छे रूप में करिए, शादी अच्छे रूप में करिए, और मैं तो कहूँगा रिसेप्शन की जगह पर आप शादी करिए ग्रैंड रूप में। तो लोग समझेंगे रिचुअल्स का क्या महत्व है, फेरों का क्या महत्व है। फेरों की बात जो जिनकी शादी हो चुकी है उनको भी याद आएगी कि हमने क्या क्या वचन लिया हुआ है। अभी जिनकी शादियां हो चुकी है सब वचन भूल गए। तो जब वो मेरे दिन में होंगे ना, तो लोग बैठेंगे और लोगों को याद आएगा मैंने भी वचन लिया था शादी के समय। तो हो सकता है जिनके जीवन में थोड़ी कटुता चल रही हो, उनके जीवन में अच्छा हो जाए। अच्छा हो जाए, बहुत बहुत। और प्लस रिचुअल के अपने महत्व है, रिचुअल को ऐसे ही नहीं बने थे, तो अपना हो जाएगा। जोरदार, गुड। ये डेकोरेशन और शो ऑफ के बीच में क्या डिफरेंस आप करेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूं ये चीज आपको नीड और वांट है। डेकोरेशन आपका नीड है और शो ऑफ आपका वांट है, कि हमें जो नीड है हम वो करें। पर कभी कभी लोग क्या होता है, शो ऑफ के मामले में इतना हाइफर चले जाते हैं कि जो आपकी नीड उसको भूल जाते हैं। अभी मैं एक फंक्शन में गया था, वहां पर फंक्शन को नाम दिया गया बीच पार्टी। ठीक है, वेडिंग बीच पार्टी है, अच्छी बात है। अब लेकिन उस बीच पार्टी पर हल्दी का फंक्शन रख दिया गया। अब वो बीच पर आप हल्दी फंक्शन करवा रहे हैं, तो वो हल्दी का तो पूरा मजा खराब हो गया। अब कोई हल्दी करने आई नहीं, सब बीच पे एंजॉय कर रहे हैं। तो आप अपने रिचुअल्स को उसमें मत घुसाओ। या तो बीच पार्टी अलग कर लो आप, या आप हल्दी अलग कर लो आप। अब हल्दी बीच पार्टी, तो हल्दी की इंपोर्टेंस वहां 5% भी नहीं थी। सब वो एक जो धक्का पानी में धक्का देने में लगे हुए हैं। चाहिए आप अपने रिचुअल्स को पूरा महत्व दो। अलग अलग फंक्शन रखिए, कोई बात नहीं। आपको इच्छा है, अभी कुछ लोग करते हैं हल्दी विद पुल पार्टी, तो आप पहले हल्दी कर लीजिए, फिर पुल पार्टी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेम वेन्यू पर करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर महत्व अपने रिचुअल्स को दीजिए, ताकि जो लोग, जो मेहमान आपके यहाँ आए हैं, उनको पता चले कि हमारे मारवाड़ी समाज में हम रीति रिवाज को महत्व देते हैं। और प्रत्येक रीति रिवाज के पीछे एक कहानी, एक स्टोरी है। जो हमारे पूर्वजों ने जो रीति रिवाज बनाए हैं, हमें उनके पीछे स्टोरी को जानना चाहिए। और स्टोरी नहीं जान पा तो कम से कम उसको फॉलो तो करिए। कोई इतनी सब रिचुअल की बात हुई, और शायद आजकल क्या रिचुअल फॉलो इसलिए भी नहीं होता कि ये सब ठीक है, चलता है। कोई एक आध रिचुअल का महत्व समझाइए ना, उसके पीछे का लॉजिक समझाइए ना। देखिए, बहुत बड़ा रिचुअल मैं बता रहा हूँ आपको। हो सकता है कुछ लोग मुझसे इस बात पे नाराज भी हो जाएं, क्योंकि ये बहुत निगेटिव रिचुअल्स हैं। जब शादी होती है, तो शादी में फेरे के बाद लड़की की विदाई होती है। तो विदाई के बाद लड़की के पिता, लड़की की मम्मी, पूरे घर वाले उसको गेट तक छोड़ने जाते हैं। गेट तक छोड़ने जाते हैं, तो आजकल क्या होता है, रिसोर्ट में वेडिंग होती है ना, तो वो क्या बोलते हैं, बस इसको ऊपर ले जाओ, हो गया विदाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो विदाई में उसको गाड़ी में बिठाते हैं, गाड़ी के नीचे कोई नींबू रखता है, कोई नारियल रखता है, उसकी गाड़ी की पूजा होती है। वो एक रिचुअल्स है कि आप अपनी बेटी को पूरी तरह विदा कर रहे हैं। अब जब आप अपनी बेटी को विदा ही आधी कर रहे हैं, तो वो लौट के आती है। फिर लोग बोलते हैं हमारा डिवोर्स हो गया, हमारा को छोड़ दिया। तो ये इसलिए हो रहे हैं। और उसमें भी एक और पॉइंट है कि लड़की के पिता को और जो भी लड़की रिलेटिव हैं, उनको गाड़ी में बिठाने के बाद वापस फेरे मंडप पर आना होता है, और फेरे मंडप में आके 5 मिनट बैठना होता है कि आप अपनी बेटी को अच्छे से विदा करके आए हैं, और फिर आप भगवान का, कुल देवी का, कुल देवता का, पिताजी का धन्यवाद करते हैं, तब आप वहां से उठते हैं। और लोग क्या करते हैं, गेट तक आते हैं, लड़का इधर गया, लड़की इधर गई, बस सब अपने रूम में चले जाते हैं।
और डेस्टिनेशन वेडिंग होने से ज्यादा हो गया कि गाड़ी सजाना, गाड़ी में बैठाना, गाड़ी को धक्का देना, वो सब चीजें खत्म हो गई। गाड़ी में जब दूल्हे को बैठाते थे तो वहां मिलनी होती थी, दोनों सब समधी में गले मिलते थे, बांध भरते थे, उन सब का एक महत्व है, और वो तो खत्म होते जा रहे हैं। बस लड़की विदा हो गई तो वहीं से ऊपर ऊपर ही रूम है, ऐसे चले जाओ, गाड़ी में क्या बैठना है, नहीं होना चाहिए। भले वो गाड़ी 5 कदम में चले, पर उसका महत्व। व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी में रिचुअल में एक जो सवाल आज का बहुत हॉट टॉपिक है वो ये है, कुंडली मिलाएं कि मन मिलाएं? देखिए मेरी सोच ये है, पहले मन मिलना चाहिए। आज जितनी भी शादियां हो रही है, मैं अभी जैसे जितनी भी मैंने वेडिंग की रिसेंटली, अभी 90% वेडिंग लव मैरिज थे। गुजराती, मारवाड़ी, मैसूरी, अग्रवाल सब लव मैरिज कर रहे हैं, और ये गलत भी नहीं है, आज के जमाने के, आज के परिवेश के हिसाब से अच्छी बात है। पर आपका मन मिलना चाहिए, और मन मिले तब कुंडली मिलाइए। कुंडली मिलाना कोई गलत नहीं है, पर पहले मन मिलना चाहिए। कुंडली मिल जाए, हम शादी कर दें, अब बच्चों का मन ही नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले मन मिलाइए, फिर कुंडली मिलाइए, और फिर फेरे कराइए। क्या बात है, जोरदार। मैंने सोचा दोनों में से एक चुने लेना, आपने बहुत नो और जवाब ऐसे नहीं कोई कोई वो पॉलिटिकल आंसर है, ये राइट आंसर है कि पहले, नहीं तो क्या होता, कुंडली मिली फिर लड़के, पहले मन मिल जाए फिर कुंडली देखेंगे। सो ऐसे आपने कहा कि आप स्पेशली डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अपने आप को मतलब आप जाने जाते हैं। सो मेरा सवाल है, लोकल वेडिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग क्या फर्क है और क्यों डेस्टिनेशन करनी चाहिए? नवीन जी, मैंने ये अपना एक कैलकुलेट किया है कि जो लोकल वेडिंग होती है ना, उसमें जुड़ाव नहीं हो पाता दोनों फैमिली का। लड़के वाले अलग रहते हैं, लड़की वाले अलग रहते हैं। वो कब मिलते हैं? फंक्शन पे मिले, आधे घंटे मिले, फंक्शन खत्म हुआ, वो अपने घर, वो अपने घर। पर जब डेस्टिनेशन वेडिंग होता है ना, हम साथ में नाश्ता करते हैं, साथ में पूल पार्टी करते हैं, साथ में डिनर करते हैं, साथ में लंच करते हैं, उसका महत्व ही अलग हो जाता है। और यही बात खर्च की, तो जब हम ये देखते हैं कि लोकल वेडिंग में अगर जो हमारा खर्च हो रहा है, उससे सिर्फ 10 और 20% का फर्क अगर डेस्टिनेशन वेडिंग में है, तो हम डेस्टिनेशन वेडिंग क्यों नहीं चुनेंगे? और डेस्टिनेशन वेडिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके गेस्ट थोड़े कम होते हैं, पर गेस्ट में आपस में जुड़ाव होता है। लोग जानते हैं, बुआ जी आई थी, बुआ जी से मिले, बुआ से मजाक हुआ, रात में बैठ के गप्पे सप्पे हो रही है, ऐसे तो सब अपने रूम में चले गए। लड़के वाले अलग जगह रहते हैं, लड़की वाले अलग जगह रहते हैं। मन मतलब जो मन का जुड़ाव वो नहीं हो पाता है। और डेस्टिनेशन वेडिंग की वजह से आज शादियों में जो जुड़ाव हो रहा है ना, वो लंबे समय तक चलता है। बाकी तो लोग अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। बराबर। और दूसरा जो एक मैं मेरे अनुभव से कर रहा हूँ, मुझे भी जब आप बोल रहे हो तो दिखाई दे रहा है कि जब लोकल वेडिंग होती है ना, तो वो लड़के वाले भी एक जगह नहीं रह रहे होते हैं। जो लोकल रहते तो अपने घर पे ही है, रात को घर चला जाऊंगा, नहीं तो वहीं पे 2 दिन हो तो वो रात को जागना है, सुबह देखना है, ताश खेलनी है। सगा भाई भी होता है ना, मान ली लड़की का चाचा है, तो वो भी अपने घर पे रहता है, फंक्शन में आया, अटेंड के चला गया। पर जब डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ना, तो कई कई मैंने ऐसा देखा है कि 2 महीनों में बातचीत नहीं थी। मतलब लड़की की मम्मी में, लड़की की मौसी में बातचीत नहीं थी कई सालों से, और वो शादी में आए, डेस्टिनेशन वेडिंग में आए, और दोनों बातचीत चालू हो गई। टाइम मिल गया उनको, टाइम मिल गया, लोगों ने मिलवा दिया, लोगों ने जुड़वा दिया, मतलब बहुत समय के तरीके से। क्या बात, तो सारे रिश्ते नाते और मजबूत हो जाते हैं डेस्टिनेशन में। क्या बात है, डेस्टिनेशन अलग एंगल पूरा देखा। रिश्तों को मजबूत करिए और डेस्टिनेशन वेडिंग करिए। क्या बात है, ये डायलॉग हो गया जोरदार। जो और नहीं जरूरी है। और अगेन आपसे ये सब पूछने पर्पस भी है कि एज अ आम आदमी अलग बातें रहती है, और जब आप ये कराते हो उसके पीछे का महत्व एक अलग तरह से दिखेगा। सुपर। हाँ, इंडियन वेडिंग और कोई बाहर जाके वेडिंग करता है, कॉस्ट कंपैरिजन किसी भी तरह से? बहुत बड़ा कॉस्ट डिफरेंस है। और मैं तो ये चाहूंगा, अब तो बाहर के लोग इंडिया में के वेडिंग कर रहे हैं, और हमारे मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि जो अपने देश की चीज है हम उसको बढ़ावा दें। तो मेरी तो सोच ये है कि हम इंडियन वेडिंग को बढ़ावा दें, और ऐसा माहौल इंडिया में तैयार करें कि पूरे विश्व के लोग इंडिया में के वेडिंग करें। और अभी तो वेडिंग हो रही है धार्मिक स्थानों पर। अभी पुष्कर में खूब वेडिंग हो रही है, जयपुर में खूब वेडिंग हो रही है। अभी मैंने 2 वेडिंग वृंदावन में की है। और वृंदावन में क्या होता है, वेडिंग होती है 3 दिन की। फर्स्ट डे सभी के लिए दर्शन की व्यवस्था, आप दर्शन करने जाएं, आप ठाकुर जी के मंदिर जाएं, राधा जी के मंदिर जाएं, आप दर्शन करें, घूमे फिरे। और सेकेंड डे, थर्ड डे आप वेडिंग एंजॉय करें। क्या बात, तो वेडिंग के बहाने बहुत बड़ा पुण्य भी कमा रहे हैं आप। तो मैं तो चाहूंगा हमारे जो भी समाज के लोग हैं वो सब वेडिंग करें, धार्मिक स्थानों पर करें, तो वेडिंग के साथ साथ में कुछ पुण्य भी हो जाए। क्या बात। और दूसरा जो अजय जी ने कहा, इंडिया में कीजिए, उल्टा बाहर से इंडिया से बाहर जाने का कोई तुक नहीं है। सुपर सुपर। कोई अब तक जितनी आपने शादियां, काफी आपका लंबा अनुभव रहा है उसमें, कोई ऐसी 1 या 2 शादी के कुछ पल, कुछ मोमेंट जो आपके लिए बड़े यादगार रहे हो? सुशील जी जिंदल हमारे क्लाइंट हैं,
तो उनके बेटे की वेडिंग थी वैदिक रिसोर्ट में। तो रात को फेरे हो रहे थे और उनकी मम्मी को याद आया कि हम लोग के फेरे में तुलसी का पौधा रखा जाता है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनकी टीम ने मेरी टीम को फ़ोन किया। मेरी टीम बोली, सर वैदिक रिसोर्ट में कहाँ से भी फिर तुलसी का पौधा आएगा? बोले वैदिक रिसोर्ट से हमारा घर कितनी दूर पड़ता है? बोला आधा पौन घंटा। बोला पंडित जी को पूछ लो कितनी देर लगे? बोले 1 घंटा बाद भी चलेगा, पर आना ज़रूरी है। तो मैं खुद अपनी गाड़ी लेके गया, अपने घर गया और तुलसी का पौधा लाके दिया। सुशील जी, उनकी माताजी इतनी खुश हुई, उनको लगा कि तुलसी के पौधे का लाने का मतलब नहीं था, उनका रिचुअल्स पूरे हो गए। उनको मन को बहुत शांति मिली और सुशील जी ने मुझे अलग से बाद में उस तुलसी के पौधे के लिए इतना धन्यवाद कहा, इतना थैंक यू कहा कि उसके लिए मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। क्या बात है। और कोई एक आध ऐसा कोई यादगार पल? एक बार रात रिसोर्ट में वेडिंग थी और वेडिंग के मुझे रात को सोने के कमरे में चला गया। रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आया, रात को 2 बजे मेरी टीम का, सर क्लाइंट गोबर मांग रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। मैं बेटा वो परेशान नहीं कर रहे हैं, उनके लिए गोबर कोई रिचुअल में लगता होगा, पर सर हम रात को थोड़ी ना गोबर खोजेंगे। वो तुम एक काम करो, राज रिसोर्ट का जो बाहर वॉचमैन बैठा है, आप उसको जाके कुछ हाथ में 150 दो, वो तुमको पता है गोबर कहाँ मिलता है। मैं सब पक्का मत जाके ट्राई करो। उसने ट्राई किया, 5 मिनट के अंदर गोबर मिल गया और वो क्लाइंट के लिए उस गोबर का इतना महत्व हो गया कि आपने अजय जी मेरा दिल जीत लिया। शादी के 2 दिन का इवेंट एक तरफ और वो रात को 2 बजे गोबर का इवेंट एक तरफ। जो लगता है कोई चीज नहीं होने वाली है, भले छोटी चीज है, उसका महत्व कर देते तो वो एक अलग चीज हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गॉट दैट। सो एक अलग सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बीच में। ये लास्ट मोमेंट ब्लंडर्स होते हैं, वो कैसे मैनेज होते हैं? ये तो हुआ कुछ प्लान हो गया, कई बार ब्लंडर होते हैं, प्लान किया है नहीं होता है, तो कैसे मैनेज होते हैं? ये बहुत बड़ा रिस्क है हमारी इंडस्ट्रीज में। हमारी इंडस्ट्रीज में रीटेक नहीं सर। अगर मान ली हमने कुछ प्लान किया और इन टाइम पे कुछ प्लान धोखा दे दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मुझे आज भी याद है 2010 की बात है, सूरत के बहुत बड़े उद्योगपति की शादी थी और मैंने काम लिया हुआ था। उस समय चलते थे हाइड्रोलिक उठाने वाले और संजोग से मैंने दिल्ली से हाइड्रोलिक मंगवाया था। फर्स्ट डे मंगवाया, दिन में हमने चेक किया, आराम से ऊपर नीचे हो रहा था और जैसे ही शाम को ग्रूम ब्राइड उस पर खड़े हुए, वो हाइड्रोलिक खड़ा ही नहीं हुआ। अब उस समय सबका चेहरा मेरी तरफ, अजय जी ऊपर करिए। अरे तो करूं कैसे भाई? उस दिन ऐसा था कि काटो तो खून नहीं। एग्जैक्टली वही मेन फंक्शन में ऐसा हो रहा है। अब सारे गेस्ट खड़े हैं, वरमाला के लिए वेट कर रहे हैं, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने मेन गेस्ट को जाके बोला कि मेरी गलती है, आपका हाइड्रोलिक खराब हो चुका है और मैं खराब हाइड्रोलिक रिस्क नहीं लूंगा। अगर मैं रिस्क, किसी ने कहा कि आप हाथ से उठा दो, मैं रिस्क नहीं लूंगा। आप ग्रूम ब्राइड को बोलिए यहीं पे वेडिंग कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने वेडिंग किया और उनको ये खुशी हुई कि आपने सामने से आकर अपनी गलती मानी और जो भी उन्होंने कम ज्यादा पैसे के जो व्यवहार है वो व्यवहार है, लेकिन उनको ये था कि भाई आपने कोई घटना नहीं होने दी। अगर हम उसको रिस्क खेलते, हाथ से उठाते, लोग उठाते, हो सकता है वो गिर जाता हाइड्रोलिक तो घटना हो जाती। तो कम से कम जेबी पे एक दाग नहीं लगा उस चीज के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात। सो मैं जो समझ रहा हूँ, मैं इससे जो मैं एक जो चीज समझ आ रहा हूँ, जो व्यूअर्स है जिसको इवेंट प्लानर बनना है, मुझे 2 चीजें दिख रही है। एक तो क्लाइंट की छोटी छोटी चीजें, उसको महत्व है, उसको निगलेक्ट नहीं करो। दूसरा, अगर कोई ब्लंडर हो जाता है तो स्वीकार कर लो हुआ है ब्लंडर, उसको अलग तरह से करने उसको स्वीकार करिए और ये देखिए उसको ठीक करने के चक्कर में आप और बड़ी गलती ना कर दें। सुपर। अभी एक वेडिंग में सोनगढ़ मैंने एक वेडिंग की थी। उस वेडिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जनरेटर उड़ गया। अब किसी टीम मेंबर के दिमाग में क्या आया, उसमें मैं भी नया नया था, उसने बोला जो इलेक्ट्रिक का जो गवर्नमेंट का प्लांट था आप उस पर दे दो, आपको लाइट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जनरेटर उड़ गया, क्या कर सकते हैं आप? हमने उसके कहने पर दे दिया। 1 घंटे बाद ही बाहर गाड़ियां लग गई पुलिस की और की। तो हमने अपनी गलती मानी कि भाई ये हमारी गलती है, हमको नहीं करना चाहिए था। संयुक्त जिनके यहाँ शादी थी वो सोनगढ़ के बहुत पहुंचे व्यक्ति थे, उन्होंने पूरी बात को संभाल लिया। पर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हम अपनी गलती को ठीक करने के लिए उससे बड़ी गलती करते हैं। तो एक सीखने लायक चीज थी। तो उस दिन मैंने ये बात सीखी कि नहीं, हम अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे और जो है जैसा उसमें हम काम करेंगे, अपनी गलती को सुधारने के लिए मुझसे बड़ी गलती नहीं करेंगे। और कई बार वो छुपाने के चक्कर में बड़ी हो जाती है, स्वीकार कर ले तो ऑब्वियसली वो बड़ी गलती होने चांस, देखो होना कुछ भी हो सकता है, बट वो कम हो जाता है। यस यस। और कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी चैलेंज फेस की हो जो आपको याद आती हो, आपको शेयर करना हो? मैंने मेरी जो इंडस्ट्री अपने बिजनेस का जो पहली डेस्टिनेशन वेडिंग की थी वो की राज रिसोर्ट सिलवासा। अब उस समय मुझे ये पता नहीं था डेस्टिनेशन वेडिंग में होता क्या है। मैंने काम ले लिया, हमारे मित्र हैं सतीश जी गुप्ता, आस्था कैटर वाले, उन्होंने मुझे काम दिया
और मैंने काम करने के लिए यहाँ से पूरा सामान भर लिया टेम्पो में। और सामान क्या था, थर्मोकोल के कटआउट वगैरह, उसमें थर्मोकोल थीम बहुत चलती थी। अब रास्ते में अचानक खूब हवा चली, तूफान आया, जो भी आया मान लीजिए, और वो सारे थर्मोकोल कटआउट उड़ गए। अब हमें पहुंचना था रात रिसोर्ट, और वापिस में सब उड़ गए। अब गाड़ी रोकी, खोजा, कोई मिला नहीं, कोई गांव में चला गया, कोई खेत में चला वो तो गया। फटफटा जाते हैं, वो सब हो जाते। अब हम टेंशन में आ गए, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। हम क्लाइंट के पास गए, हमने बोला ऐसे ऐसा हमारा टेम्पो आ रहा था, उड़ गया, आप क्या करना बताइए। बोला आप क्या कर सकते हो। मैं कपड़े की थीम कर सकता हूँ और लाइट वगैरह से खेल सकता हूँ। बोला आप कर दो। मतलब उस समय हम इतनी टेंशन, हमारा पहला इवेंट सिलवासा में, और पहले इवेंट में ये लोचा हो गया। पर लेकिन ये बात 2009 की है, उससे बहुत कुछ सीखा कि हमें हर चीज़ का एक बैकअप प्लान लेना चाहिए, कि अगर ये चीज़ बिगड़ जाए तो उसके बैकअप प्लान में क्या है। तो हम कोशिश करते हैं, हमारी पूरी टीम कोशिश करती है कि हम बैकअप प्लान में कुछ ना कुछ रखते हैं। जैसे कि मैं आपको वाक्य हाँ, मैं पूछने ही वाला था, कोई बैकअप प्लान। हाँ हाँ। कि एक वेडिंग में क्या हुआ कि माला को रखने टीम को दिया गया। टीम का मेंबर नया था, उसने माला फ्रिज में रखने के बजाय फ्रीजर में रख दी। अब जब बारात आई और माला निकाली तो माला पूरी बर्फ जम चुकी थी, पूरा पानी खत्म हो गया, सारे फूल सड़ चुके थे। अब बारात गेट पे आ गई है और ऐसा लगा कि इस समय तो, और हम लोग के मारवाड़ी में क्या होता है कि माला का बहुत महत्व है। वो सिर्फ माला नहीं है, वो दोनों के मिलन का। हाँ, वो मजाक मस्ती होती है, वो नाक खिंचाई होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ। और उस समय इतनी टेंशन, तब मेरी टीम ने मुझे कहा सर एक माला बैकअप में है। तब ऐसा लगा कि आज अगर अपनी बैकअप प्लान लेके चलते हैं बहुत बड़ा फायदा होता है। उस माला का महत्व 2000-5000 का है, पर वहां पर वो माला करोड़ों की माला है। तो मैंने उस टीम मेंबर का इतना प्रोत्साहित किया उसको कि भाई आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। सवाल ही नहीं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बैकअप प्लान रखे ही रखे हम सब, और उससे बहुत बड़ा फायदा मिलता है। सो अगर कोई यंग इस बिजनेस में घुसता है तो क्लाइंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? देखिए सबसे पहले तो उनको ये अनुभव होना चाहिए, इस काम का पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आप किसी के अंडर में काम करें 1 साल 2 साल 3 साल 4, जब तक आपको लगे कि मैं पूरी तरह सीख गया हूँ, अब मैं खुद का इवेंट कर सकता हूँ, तो या कुछ फील्ड में आना चाहिए। क्योंकि आजकल मैंने देखा है लोग थोड़ा सीख लेते हैं और खुद के चालू कर देते हैं। सूरत में मैं बात करूँ तो जब मैंने चालू किया था तो सिर्फ 3 या 4 लोग थे इंडस्ट्री में। आज कम से कम 3000 और 30,000 लोग हैं। पर उसमें क्या है कि लोग सिर्फ कुकर मुत्ते की तरह निकल के बाहर आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सीख के आओ ना, इंडस्ट्रीज में आओ, वेलकम है आपका। आप सीख के आओ, हमसे भी अच्छा करो, हम तो चाहते हैं। लेकिन आप सीख के आओ और प्रॉपर प्लानिंग से करो। किसी की वेडिंग को खराब करने का आपको अधिकार नहीं है, किसी के सपनों को तोड़ने का आपको अधिकार नहीं है। आप पैसे लेकर उनके वेडिंग को खराब करो, ऐसा मत करो। आप सीख के आओ, प्रॉपर प्लानिंग से करो। और करने के लिए पूरा सूरत, पूरा गुजरात, पूरा इंडिया पे बैठा है। जितने लोग हैं उतना कम मिनिस्ट्री में, पर पूरी प्लानिंग से करें और पूरा सीख के करें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बात, मतलब इन शॉर्ट मैं जो समझ रहा हूँ कि सबको सीखे, गलती होना अलग चीज है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है तो ब्लंडर होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। गॉट दैट। सो अभी भी मेरा जो क्वेश्चन था, वापस एक बार रिपीट हो, क्लाइंट को मैनेज कैसे किया, मतलब बिजनेस आना, क्लाइंट क्यों काम दे, उसके पीछे क्या काम किया जाता है? देखिए उसके पीछे सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस है। आपके काम से ही आपको काम मिलेगा। हम लोगों की कहीं कोई होर्डिंग नहीं है, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी पे पूरा बिजनेस टिका हुआ है। आपने किसी का अच्छा काम किया ना तो आपकी प्रशंसा 10 जगह करेगा, उसी से काम मिल जाएगा। जब मैंने पहली वेडिंग की थी रिसॉर्ट में, उस क्लाइंट मुझसे बहुत खुश हुए। उन्होंने 10 जगह बताया, फिर उन्होंने 10 से और 10 जगह बताए। तो हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रचार है माउथ पब्लिसिटी का। आप जितना अच्छा काम करोगे, अब थोड़ा जमाना सोशल मीडिया का भी हो गया है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और वो सब भी मायने रखता है, पर मेन है माउथ पब्लिसिटी। आप अगर एक क्लाइंट को खुश करते हो ना, उस एक क्लाइंट की वेडिंग में 500 लोग आते हैं। 500 लोग आपको लगता है कि सब शादी में है, पर वो 500 में से 100 लोग ऐसे जो आपको ध्यान से देख रहे हैं कि उनके यहाँ वेडिंग है नेक्स्ट। तो आपको वॉच करते हैं कि आप कैसा काम करते हो, आपका बिहेव कैसा है, आपकी टीम कैसी है, आपका डेकोर कैसा है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। आप पे सबकी नजरें होती हैं। तो आप यही मान के काम करो। मैं तो ये मानता हूं, मेरी टीम को मैंने ये सिखाया है कि आप ये मान के काम करो कि जो 500 लोग आ रहे हैं ना, वो 500 हमारे क्लाइंट हैं। 500 क्लाइंट, सुपर। और वो 500 के 500 को हम खुश कर देंगे ना, तो हमारी 100 वेडिंग पक्का है। क्या बात है, ये अलग कॉन्सेप्ट है कि क्लाइंट सिर्फ जिसका आप काम करे वो नहीं है, जो गेस्ट है हर एक आपका क्लाइंट एक एक गेस्ट के मुंह से निकलना चाहिए कि हम जेबीएम की वेडिंग में गए थे, क्या लाजवाब काम था, वाह। तो हर एक क्लाइंट, हर एक गेस्ट जब आपको वाव बोलेगा ना, तो आपके काम को कोई नकार नहीं सकता है। आपको खुद ब खुद काम चल के आएगा। क्या सुपर। अब एक होता है दूसरा कि आप हो गए वो बोलते हैं वेडिंग प्लानर, आपके अंदर बहुत सारे अलग अलग वेंडर्स आते हैं।
सो वेंडर की रिलायबिलिटी कैसे की जाए और उनको मेंटेन कैसे किया जाए? वेंडर वाले काम में बहुत रिस्की काम होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमने वेंडर को अपने रेट कम दे दिए, रेट के लालच में हमने काम दे दिया और काम बिगड़ गया। तो आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप जिस भी वेंडर को काम देना, पहले खुद उसका काम लाइव जाके देखें, उसका काम कैसा है। ऐसा नहीं उतने बड़े बड़े खाली फोटो वीडियो दिखा दिया, आजकल सब फोटो वीडियो फेक होते हैं। वो वीडियो भी किसी और का है, वो जयपुर का है, उदयपुर का, इंदौर का है, वो बोलते हैं ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया है। तो मेरे यहाँ सिस्टम ये है कि कोई भी वेंडर आता है, अगर एक एंकर भी आता है मुझे काम दीजिए, हम उसको यही बोलते हैं हम आपको वीडियो नहीं दिखेंगे, आप हमें अपने लाइव प्रोग्राम में बुलाइए, हमारी टीम का मेंबर या मैं खुद आपके इवेंट में आऊंगा, आपको लाइव देखूंगा तो मैं काम दूं। क्या बात है, क्योंकि हम वीडियो फोटो भरोसा नहीं करते हैं, फोटो भी फेक होती है, वीडियो फेक होते हैं। हम आपका लाइव काम देखेंगे, उसके बाद हम आपको पहले छोटा काम देंगे, फिर धीरे धीरे आपको बड़ा काम देंगे। और 99% हम ये चाहते हैं हम अपने वेंडर को चेंज नहीं करें। अगर उस वेंडर से हमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ रेट सस्ते में वेंडर चेंज नहीं कर सकते। बराबर। सो ये वेंडर को रिटेन कैसे किया जाता है, क्योंकि ये भी बहुत वो मूविंग इंडस्ट्री है। यस हाँ। यस यस। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आपके वेंडर अपग्रेड हैं और वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो आपको वेंडर चेंज की जरूरत नहीं है, उसको मेंटेन करना खाली आपको। तो वेंडर की टीम के साथ में मीटिंग करते हैं। तो जब क्लाइंट हमें काम देता है तो हम पहली मीटिंग करते हैं क्लाइंट के साथ रिसोर्ट पे जाके, कि क्लाइंट ने क्या क्या समझाया पूरा समझाया। फिर हम मीटिंग करते हैं वेंडर के साथ, मंडप वाला, लाइट वाला, फूल वाला, सबको लेके जाते हैं। फिर जो क्लाइंट ने हमको समझाया हम वेंडर्स को समझाते हैं, ताकि वेंडर्स और क्लाइंट जो बीच का जो वो पार्ट टू पार्ट हमारा है, तो वेंडर गलती करे तो वो गलती हमारी कहलाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि वेंडर्स को पूरा हम एक्यूरेट करें तो क्लाइंट हमें एक्यूरेट करेगा। क्या बात। इसमें एक सवाल और आता है, शायद मैं मतलब मुझे पता है या होता नहीं होता है, आप हो गए इवेंट प्लानर, आजकल जो रिसोर्ट्स या जो है उनके भी तो सब वो रहता है कि मेरा तो वेंडर यही रहेगा, मेरा तो वेंडर यही रहेगा, मेरा तो वेंडर, तो उनके साथ कैसे वो? हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है थोड़ी थोड़ी भी। कुछ रिसोर्ट ने मंडप वाला फिक्स कर दिया है, कुछ ने लाइट वाला फिक्स कर दिया है, कुछ ने और कुछ वेंडर फिक्स कर दिया। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो उसमें हम पहले रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट से कि आप रिसोर्ट से बात करो, हम अपने वेंडर्स को लेकर आएंगे। जब वो रिसोर्ट नहीं मानते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके यहाँ पहले वेडिंग में जाते हैं, एक दो वेडिंग में, कि उनका काम कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है। फिर उनको ये बोलते हैं कि आप भले थोड़े पैसे ज्यादा लो पर काम आप हमारे हिसाब से करो। 99% वेंडर मान जाते हैं कि ठीक है भाई, हमको एक तो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और हमसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करवाता, मुझे तो हम वो आप काम हमारे स्टाइल से करो, तो आप हम हमसे काम करने के रेडी हो जाते हैं। ये हो गया वेंडर। अब लास्ट एक पार्ट आता है इसमें, लेबर एंड टीम मैनेजमेंट, एकदम जो छोटे, उनको कैसे मैनेज किया जाता सबसे डिफिकल्ट सवाल पूछा आपने ये। है? मतलब मेरी इंडस्ट्री की बात करूँ ना, तो मेरा ज्यादातर काम चलता है उदयपुर, गोवा, जयपुर, दमन, सिलवासा। हाँ। तो सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत आती है दमन सिलवासा में, क्योंकि दमन सिलवासा पूरा ड्रिंक एरिया है और लेबर को क्या होता है, जहां मिल गया सूरज अस्त मजदूर मस्त। अब वो क्या होता है, हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम उसको ये अलग से बोलते हैं, भाई तुम काम करो, रात को 12 बजे के बाद आप कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारा इवेंट रात को नहीं है तो। हाँ। या हमारा इवेंट खत्म हो जाए ना, उसके बाद आप कुछ भी करो, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके साथ साथ में क्या होता है, अभी ये इंडस्ट्री हो गई है गर्ल्स के हाथ में, जो नई लड़कियां आ गई हैं, और वहां पर क्या होता है, सेफ्टी मायने रखता है। अब लेबर है, पी के आ गया है, कुछ भी कर दिया, तो हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं, वो बच्चियां हमारी बच्चियां हैं, कहीं पर भी उनमें कोई दिक्कत नहीं आवे। तो हमने स्पेशली क्या किया है, हर 4 लेबर पर अपने बंदा रख दिया है कि ये 5 लेबर हमारा एक बंदा रहेगा, तो 5 को कंट्रोल करेगा। अगर 5 को गलती में हम उसको लेबर इंचार्ज को पकड़ेंगे, तो हर लेबर पर हमने एक बंदे को स्ट्रिक्ट कर दिया है, ताकि वो काम अच्छे से कर पाए। और लेबर को मैनेज करना वास्तव में बहुत डिफिकल्ट काम है। हम तो ये सोचते हैं कि वो कैसे काम निकलवाता भगवान जाए। क्या बात। बट मुझे एक चीज जो अच्छी दिख रही है कि जैसे आपने बोला ना कि शादी में जाते हो, सिर्फ जिस शादी है वो नहीं, 500 गेस्ट आते वो, प्लस जो आपकी टीम आ रही है उसका भी आप उतना ही केयर कर रहे हैं, वो बहुत महत्व का है। मेरी टीम का, अगर कभी कभी क्या होता है, कहीं की शादी में खाना बहुत महंगा होता है, तो गेस्ट क्या बोलता है, जी आपकी टीम कितने लोगों की है, इवेंट की टीम मतलब 20 लोगों की टीम है, तो जी हमारा खाना बहुत महंगा पड़ेगा, तो अब खाना बाहर से मंगा लोगे क्या? हम ठीक है मंगा लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मैं मेरी टीम के साथ खाना खाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, आप तो हमारे गेस्ट हैं। नहीं सर, मैं आपका गेस्ट हूँ, मैं पूरी वेडिंग में साथ में रहूंगा, और मैं खाना मेरी टीम के साथ में खाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी टीम सबसे पहले है। और मेरी सोच ये है कि कुछ भी अच्छा होता है ना, तो वो सब टीम करती है, कुछ भी गलत होता है तो वो गलती मेरी है। क्या बात। और ये कई बार एक छोटी सी बात बड़ा मैसेज दे जाती है। मैं क्लाइंट को हमेशा बोलता हूँ, कहीं भी टीम की गलती होती है ना, तो मैं जाता हूँ टीम क्लाइंट के पास में गलती से करने के लिए, गलती मेरे से हुई है। पर जब कुछ अच्छा होता है, क्या मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मैं इनाम देना चाहता हूँ, मैं मेरी टीम का करता हूँ, क्या मेरी टीम को इनाम दीजिए, ये काम मेरी टीम का, ये काम मेरी टीम ने किया है। वेडिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है?
ये तो बहुत बड़ा सवाल है। द ग्रांड फ्यूचर। और इसके पीछे का मैं आपको एक अलग वो बात बोल रहा हूँ। बहुत ग्रांड वेडिंग चल रही है, सब चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर भी आ रहा है कि वो कोर्ट मैरिज कर लो, ये अभी नहीं, अभी बहुत वो है। इसलिए पूछा व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस वेडिंग इंडस्ट्री। बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा स्कोप है। आज एक छोटे से होटल से लेकर बड़े बड़े रिसोर्ट तक में वेडिंग टाइम पे रूम्स नहीं मिलते हैं। और इतना स्कोप है कि अपने मारवाड़ी समाज के जो कपड़े वाले हैं ना, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, 5 पार्टनर मिलकर रिसोर्ट बना रहे हैं। आज वैदिक रिसोर्ट बना है, 4 पार्टनर हैं। आज अलग इलाका सा रिसोर्ट है, जितने भी नए रिसोर्ट बन रहे हैं और लोगों को उसमें खूब कमाई है। उसके अलावा इस इंडस्ट्रीज में वेडिंग प्लानर ले लीजिए, मंडप वाला, लाइट वाला, फूल वाला, बैंड वाला, मतलब अथाह है। आज आर्टिस्ट की खाली बात करें तो आर्टिस्ट के मैनेज करने के लिए भी 5,000 मैनेजर, और हर आदमी कमा रहा है। और इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है कि इसको नेक्स्ट बॉलीवुड कहा जा सकता है। क्या बात। नेक्स्ट बॉलीवुड इसलिए क्योंकि इसमें समुद्र है ये। आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। आपको खाली आर्टिस्ट मैनेज करना है, आप आर्टिस्ट मैनेज कीजिए। सिर्फ वेंडर मैनेज कीजिए। आप सिर्फ मारवाड़ी वेडिंग तो भी नहीं कर पाओगे आप इतना काम। क्या। और बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा फ्यूचर है। आने वाले समय में इसको तुलना इंडिया के लार्जेस्ट इंडस्ट्री होने वाली है। सो एक चीज जो मुझे इसमें समझ में आ रही है कि किसी को वेडिंग प्लानिंग नहीं करके रिसोर्ट में इन्वेस्ट करना, तो वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा बहुत बड़ा स्कोप, रेवेन्यू हो सकता है। यस। गॉट दैट। सो ये वेडिंग प्लानिंग में क्रिएटिविटी का क्या रोल है और कैसे क्रिएटिविटी लाई जाती है? 100% क्रिएटिविटी का ही रोल है। अब क्या हो गया, जैसे मैं हाल में क्लाइंट के यहाँ गया, सुरेश जैन, मुंबई में। अजय जी फंक्शन तो वही है, वही मायरो, वही संगीत, वही हल्दी, वही रिसेप्शन, शादी, हमारा बच्चे कुछ अलग करना होगा। बोले, भाई साहब अलग क्या करना बताइए। तो मेरे साथ में मेरी टीम मेंबर थी आंचल और ईसा। तो बोला सर अब इनको कुछ अलग करना हो तो मेरा एक आइडिया है, बताओ। बोला आप ओलंपिक करवाइए। और शादी में ओलंपिक? गेस्ट ने सवाल किया। बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है ओलंपिक। फिर मेरी टीम ने और मैंने उनको पूरा बताया ओलंपिक कैसे होता है। और जो उनका ओलंपिक का कार्यक्रम हुआ और 2 ग्रुप बन गए, लड़के वाले अलग ग्रुप, लड़की वाले अलग ग्रुप। और जो मतलब रजत के दीवाने, शीला के मस्ताने, इतना शानदार मजा आया ना उस वेडिंग में। उस वेडिंग का सबसे हॉट इवेंट ओलंपिक हो गया। अब क्या हुआ, उसके देख देख में अब हमारे बुजुर्ग चाहते हैं ओलंपिक वाला भी इवेंट वाले हैं। क्या बात है। क्रिएटिविटी का ही जमाना है कि आप क्या नया ला सकते हो। अब संगीत में था, पहले स्टार्टिंग में क्या होता था कि एक बड़ा सा स्टेज बन गया, उस पर लोग आते थे, डांस करते थे। फिर क्रिएटिविटी आई एलईडी स्क्रीन की। अब लोग बोलते हैं अब और क्रिएटिविटी लाओ, तो क्या हो गया, डांस फ्लोर आ गया। अब डांस फ्लोर पर संगीत हो रहा, लोग राउंड में बैठे हुए राउंड पे। तो नई 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 चीजों को चाहिए कि आप क्या नया कर सकते हो, आप क्या नया ला सकते हो। मेरे यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद थोड़ा सा कुछ रैपिड फायर करेंगे और कुछ आपको ऐड करना हो करेंगे। कोई नया बंदा इस इंडस्ट्री में पैर रखना चाहता है, उसके लिए आपकी क्या टिप है? उस नए बंदे को मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप इसको अच्छे से मन से सीखो। और अगर आपका जुनून हो, अगर आप में क्रिएटिविटी हो और कुछ अलग करने की हो, तो इंडस्ट्री में आओ। किसी को देख के मत आओ कि अजय अग्रवाल ने इतना कमा लिया है, अजय अग्रवाल ने बड़ी ऑफिस कर, तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि मुझे इवेंट में कुछ करना है, कुछ नया करने की ख्वाहिश हो, कुछ क्रिएटिविटी के अंदर से आग हो, तब बिजनेस में आइए और सीख कर आइए, तब आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्या बात, जोरदार। कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऐसे चल रहे हैं, मैं रैंडम कुछ रैपिड फायर पूछ रहा हूँ। यस यस, तो उसमें 2 में से एक ही चूज करना, अब दोनों चॉइस नहीं है। तो सबसे पहले आपने बहुत विस्तार से जवाब तो दिया था, लेकिन अब मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, कुंडली और मन, क्या? मन। सुपर। और मैं भी शायद यही एक्सपेक्ट कर रहा था, जो टाइम चल रहा है उसके कि कुंडली में मन मिल जाएगा तो वो चीजें हो जाएगी। दूसरा है दिन के फेरे रात के फेरे। दिन के फेरे। रीजन? लोग रिचुअल देखते हैं रात में, तो लोग आधे तो नींद में रहते हैं, आधे सो जाते हैं, आधे बस ऊँघते रहते हैं। जोरदार। डेस्टिनेशन वेडिंग, लोकल वेडिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग। हाँ, ये सारे जवाब आए, लेकिन अब मैं एक स्पेसिफिक जाने Yes, दोनों की बातें हुई I agree. थी, दोनों को चीजें करनी है। मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा खर्चा करना कि एकदम वो बोलते ना, वो हम दो हमारे दो की वैसी वेडिंग कर लेनी। नहीं, इसमें नुकसान है हमारा। हाँ भाई, इंडस्ट्री चलाने जो है, खुल के खर्चा करो। बड़ी बात है कि चलाने के लिए इंडस्ट्री छोटी नहीं, इंडस्ट्री बड़ी करनी है। खुल। कुल। पहले परिवार को मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए। पहले बच्चों को। गुड। वो मन के साथ कनेक्ट। यस यस। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया, बहुत चीजें मैंने सीखी और दर्शकों को शायद बहुत मजा आया होगा। सो इसी तरह से अगर आपको लगता है और किसी तरह का आपको चाहिए कि पॉडकास्ट आना चाहिए, तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वैसे लोगों को लाऊंगा। और अगर सच में आपको इसमें से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।